हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा बच्चों सेशन होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि है सॉल्यूशन। अब तो बच्चों देखो, पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था, लेकिन वो कट के निकल गया है। तो आपका पहला यूनिट बनती है फिजिकल का, वह है बच्चों सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में ये फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों ये तीन ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। वो है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो आज हमारा होगा बच्चों सॉल्यूशन। आज हम इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का देंगे। उसमें क्या होता है पहले तो आप जानेंगे बच्चों सॉल्यूशन है क्या, पहले मैं उसको जानूंगा। तो फिर इसके अंतर्गत सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है उसको जानेंगे, कितने तरह के होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक कंसंट्रेशन का बच्चों यहाँ पर डेरिवेशन होगा, जो उसके यूनिटें होंगी, उस पर न्यूमेरिकल भी होंगे बच्चों। तो पहले मैं ख़त्म कर लेगा जितने भी यूनिटें होती हैं बच्चों, उसको हम ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद लेक्चर बाय लेक्चर आपका चलता रहेगा बच्चों। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ विदाउट टाइम लॉस। तो आज हमारा होगा बच्चों सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों ये सॉल्यूशन है क्या, सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि सॉल्यूशन है क्या। तो ध्यान रहे बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है वह एक प्रकार का मिक्सचर होता है बच्चों। अब मिक्सचर क्या होते हैं, जब दो अलग अलग केमिकल को, क्या बोला, अलग अलग होना चाहिए। जैसे चीनी और वाटर ले लो, अलग अलग केमिकल हैं बच्चों। ठीक है। तो किसी भी रेशियो में आप मिला दीजिए और वो सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली बनता है, समांग बनता है बच्चों, होमोजीनियस बनता है। तो मतलब जब दो या दो से अधिक केमिकल अलग अलग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्चों, तो बस उसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है, प्रत्येक टर्म के बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके मतलब होते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बच्चों। तो अगर मैं कहूँ सॉल्यूशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों। ये पहली बात तो होमोजीनियस मिक्सचर है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों समांग मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट, याद रखें बच्चों, डिफरेंट केमिकल। कहने का मतलब दो या दो से अधिक समांग पदार्थों का, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न पदार्थों का समांग मिश्रण ही विलयन कहलाता है। समांग मिश्रण का मतलब जरा देखो बच्चों, जैसे मान लेते हैं ये मैंने एक एक केमिकल लिया वाटर, चलो मैं यहां पर वाटर ले लिया बच्चों, और इस वाटर में हमने सुक्रोज डाल दिया, चीनी बच्चों। इसमें मैंने सुक्रोज डाल दिया। सुक्रोज का मतलब क्या है बच्चों, चीनी। अब ये चीनी के पार्टिकल अगर आप देखिए तो सभी जगह बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, यहाँ पर समान रूप से वितरित होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बच्चों, समान रूप से वितरण का होना। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो चीनी और पानी समान रूप से वितरित हो गए हैं और एक ही सिंगल फेज में आ गए हैं बच्चों। अब आप कहेंगे सिंगल फेज का मतलब क्या है बच्चों, ऐसा मिक्सचर जिसमें दो केमिकल की फिजिकल स्टेट एक जैसी हो जाती है, वो कहेंगे बच्चों समान प्रावस्था। अब जैसे देखो, ये सिंगल फेज का मतलब एक ही प्रावस्था में चले जाते हैं। अब प्रावस्था या फेज का जरा मतलब समझिएगा बच्चों। प्रावस्था का मतलब जैसे चीनी सॉलिड होती है, पानी लिक्विड होता है। तो अगर आप चीनी को पानी में डाल देते हैं तो चीनी पानी जैसा ही हो जाता है, मतलब कि एक ही प्रावस्था में वो चला जाता है। ठीक है। तो ऐसे को हम कहते हैं बच्चों सिंगल फेज में। सिंगल फेज का मतलब क्या हुआ, इनकी जो भौतिक गुण होते हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, वो एक सेम जैसी हो जाती है। मतलब इन दो केमिकल को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसे कहते हैं बच्चों सिंगल फेज में है। तो ये सिंगल फेज का मतलब जितने भी केमिकल होते हैं बच्चों, केमिकल डू नॉट सेपरेटेड, ये अलग नहीं किए जाते हैं, सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस बच्चों, फिजिकल प्रोसेस। इसको हम
अलग अलग फिजिकली इसको अलग नहीं कर पाते हैं। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आपने पानी में चीनी डाल दिया तो चीनी के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, नहीं दिखाई नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि नमक डाल दिया तो नमक के पार्टिकल गायब हो जाते हैं। वो गायब होने का मतलब पानी उससे चीनी या आपके जो नमक है वो अपने जैसा ही बना लेता है। तो ये तो रहा बच्चों आपका सलूशन। तो सलूशन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण ही क्या कहलाता है बच्चों? सलूशन कहलाता है। टू आर मोर देन टू होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज कॉल्ड सलूशन बच्चों। अब अगर यहां पर दो कंपोनेंट लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि हमने यहां पर पहला, अगर टू टू कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, दो पार्ट अगर होते हैं कंपोनेंट्स, तो उसे हम कहते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों। और अगर यहां पर थ्री कंपोनेंट होते हैं बच्चों, कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसे हम ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों, ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब आपके कोर्स में बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन है, अर्थात दो केमिकल को ही मैं मिलाने वाला हूं, तीन केमिकल को नहीं। उसी पर आपकी प्रॉब्लम आएगी बच्चों, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्या गुण हो सकते हैं? पहली बात तो बच्चों ये समांग मिश्रण होता है, ये होमोजीनियस होता है बच्चों, होमोजीनियस होता है। दूसरा होता है बच्चों ये आपका, ये केमिकलों को ये सिंगल फेज में होते हैं बच्चों। ऑल द कंपोनेंट, सभी घटक जो होते हैं बच्चों, सभी कंपोनेंट्स या घटक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्रेजेंट इन सिंगल फेज, ये सिंगल फेज में ही उपस्थित होते हैं, अर्थात सब एक ही प्रावस्था में होते हैं, उसको फिजिकली अलग आप नहीं करते, भौतिक रूप से आप अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात ये होती है, तीसरी बात ये है बच्चों कि जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनके ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों। यूनिफॉर्म का मतलब समान रूप से वितरित होते हैं। अब जैसे देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है, जैसे बच्चों चीनी को आप पानी में डाल दिए, सॉल्यूशन बना दिए, और सॉल्यूशन बनाने के बाद आप यहाँ से अगर आप कोई पार्ट निकालते तो उतने मीठा लगेगा। मतलब क्या निकला, इतने पार्ट में चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकालो बच्चों, तो इसके पार्टिकल आपको सेम मिलेंगे बच्चों। मतलब यहां पर इवरी इवरी प्लेस में बच्चों, सभी स्थान पर, इवरी प्लेस सभी स्थान पर, ठीक है, इनकी डेंसिटी बच्चों, घनत्व जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक जिसे कहते हैं, कंसंट्रेशन, ये सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सभी स्टूडेंट को मालूम है एवरी जो प्लेस होता है बच्चों, आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ऐसा तो है नहीं चीनी के पानी को बच्चों ऊपर से निकाले तो कम मीठा लगा, नीचे से निकाले ज्यादा मीठा लगा, नहीं, समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपको उतने मीठा लगेगा। तो डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंसंट्रेशन एवरी प्लेस पर क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। तो इसी कहते हैं हम कहते हैं बच्चों यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब हम जा करके इसे कहते हैं बच्चों सॉल्यूशन। वैसे सॉल्यूशन को देखा जाए बच्चों, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? जरा उधर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद चलते हैं, ले लीजिए। अब हम आते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, और आपको केवल और केवल बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ना है। तो इसके सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को देखते हैं बच्चों, और उन कंपोनेंट्स को हम डिफाइन करते हैं कि आखिर ये कंपोनेंट्स होते क्या हैं बच्चों। तो चलिए देखो बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन लिए बच्चों तो टू कंपोनेंट्स को ही हम लेंगे।
तो दो कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि आपके कोर्स बच्चों ओनली एंड ओनली बाइनरी सॉल्यूशन ही है। तो चलिए बच्चों, इसका एक कंपोनेंट बच्चों ज्यादा मात्रा में होता है, उसे कहते हैं सॉल्वेंट या विलायक। क्या कहा जाता है बच्चों? विलायक। और दूसरा कंपोनेंट होता है आपका सलूट, जिसे आप विलेय के नाम से जानते हैं बच्चों। तो विलेय और विलायक दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बच्चों। अब आप कहेंगे सर विलेय और विलायक को हम कैसे मानेंगे? तो जो सॉल्वेंट होता है बच्चों वो जनरली मैक्सिमम अमाउंट में होता है। जो विलयन का वो घटक बच्चों जो अधिक मात्रा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और सलूट जो होता है बच्चों वो मिनिमम अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूशन का वो घटक बच्चों जो कम मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होता है उसे सलूट। इसे हम कहते हैं बच्चों विलायक। हिंदी में इसे विलायक कहा जाता है। और ये है आपका बच्चों विलेय। क्या है? विलेय। तो विलेय जो घुला होता है, विलायक जिसमें घुला होता है। तो इस प्रकार से विलेय और विलायक सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो तरह के होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉल्वेंट क्या है तो आप कहेंगे विलयन का वो कंपोनेंट, वो घटक जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर बताइए अगर मैंने दोनों बराबर मात्रा में लिया तब क्या होगा? तो आप स्वतंत्र हैं बच्चों। ठीक है। ऐसा देखा गया है बच्चों कि जो सॉल्यूशन होता है हर समय फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट अर्थात विलायक की भौतिक अवस्था को अटेंड करता है। अब जैसे इसका मतलब समझो, हम पानी लेते हैं बच्चों लिक्विड स्टेट में, चीनी सॉलिड होती है। तो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन ही तो लिक्विड होता है बच्चों। तो किसका फिजिकल स्टेट है? वो लिक्विड का अर्थात वाटर का। तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाता है बच्चों। आई बात समझ में? तो जो सॉल्यूशन होता है बच्चों विलयन, सॉल्यूशन ऑलवेज ऑलवेज रिटेन बच्चों, रिटेन ग्रहण करता है, रिटेन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन जो होगा बच्चों उसकी भौतिक अवस्था वो हर समय सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था के समान ही होती है। जैसे अब मान लेते हैं बच्चों आपने पानी लिया, भौतिक अवस्था उसका द्रव है। अब आपने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक की भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट सॉलिड है। तो जो सॉल्यूशन बनता है बच्चों वो लिक्विड का बनता है। इसका मतलब लिक्विड जो होगा कंपोनेंट वही उसका सॉल्वेंट होगा, अर्थात पानी यहाँ पर क्या है बच्चों? सॉल्वेंट या विलायक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों तो इस कंपोजिशन के बेस पर कुल कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं उसको मैं देखने वाला हूं बच्चों। तो चलिए इसको, आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। तो चलिए बच्चों ध्यान रहे कि जितनी भी चीज़ें चल रही बच्चों आप जो है उसको, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज किए और वहाँ उसको लिखिए, और अपने नोट्स आप तैयार कर सकते हैं बच्चों विदाउट एनी। जगह पर आप पढ़े, चाहे वो कोचिंग पढ़िए चाहे कॉलेज पढ़िए, आपकी एक स्पेशल नोट हो जाती है बच्चों। ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों सॉल्यूशन। अभी आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट देखा बच्चों जो सॉल्यूशन के घटक थे बाइनरी के। अब हम आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। बच्चों संगठन के आधार पर विलयन कितने तरह के होते हैं? तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state, चलो ऐसे, on the basis of composition संगठन, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोजिशन ऐसे लिखो बच्चों, बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोजिशन, फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोजिशन। संगठन के आधार पर, संगठन के भौतिक अवस्था के आधार पर बच्चों
विलयन के प्रकार। तो इसको हिंदी में लिख लेना बच्चों, संगठन के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार बच्चों। तो सभी बच्चों को पता है कि हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखा जाए बच्चों, चूंकि वो केमिकल हैं, तो जनरली सामान्य रूप से जो हम देखते हैं बच्चों, उनकी तीन फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर वैसे तो 5 स्टेट होती है बच्चों, प्लाज्मा स्टेट, कोलॉइड स्टेट, लेकिन यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ किसी भी कोई सॉलिड है बच्चों, हैं, तो कोई कंपोनेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड को मैं एस से लिखूंगा, चलेगा। लिक्विड है बच्चों, लिक्विड को मैं एल से लिखूंगा, और गैस को बच्चों मैं जी से लिख रहा हूं। अब ये फिजिकल स्टेट किसी सॉल्वेंट की भी हो सकती है, विलायक की बच्चों, और किसी सॉल्यूट की भी हो सकती है, अर्थात विलेय की। तो नेचर में हमारे बच्चों आसपास जनरली सॉलिड, लिक्विड, गैस पाए जाते हैं। तो अब सवाल ये है बच्चों, हमने सॉलिड को लिक्विड मिलाया, लिक्विड को सॉलिड मिलाया, तो कुल कितने तरह के हमारे सॉल्यूशन बनते हैं बच्चों। तो चलिए मैं चेक करता हूं बच्चों। तो आप सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, आप जो है एक तरफ फिजिकल स्टेट आप लिखिए सॉल्वेंट का, और दूसरी तरफ बच्चों सॉल्यूशन। ये मैंने लिखा बच्चों, ये देखो, इधर मैं ले रहा हूं बच्चों आपका सॉल्यूट, जो मिनिमम अमाउंट में होता है बच्चों, कम मात्रा में विलेय। और इधर मैंने सॉल्वेंट लिखा है बच्चों, इस पर सॉल्वेंट जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है, विलायक। तो यहाँ सॉलिड भी हो सकता है बच्चों, ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन बना बच्चों, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड सॉलिड में ही हो, ठीक है। तो एक तरह का सॉल्यूशन हो गया। फिर इधर से आया, इधर से आया, तो सॉलिड का बच्चों लिक्विड में सॉल्यूशन, फिर सॉलिड का गैस में सॉल्यूशन, फिर लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन बना बच्चों, फिर लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन बना, फिर लिक्विड का गैस में बना बच्चों, फिर गैस का सॉलिड में बना, फिर गैस का लिक्विड में बना, फिर गैस का गैस में बना बच्चों। तो इस तरह से टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बच्चों। अब ये जो सॉल्यूशन बना है बच्चों 9 तरह का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। अब इसके एग्जाम्पल जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो बच्चों। चलो, सॉलिड का सॉलिड में मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड हो बच्चों, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, जैसे एलॉय, मिश्र धातुएं, जैसे पीतल है बच्चों, जिंक और कॉपर को मिला के बनाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों एलॉय। एलॉय का मतलब मिश्र धातु, जैसे ब्रांज है बच्चों, ठीक है, पीतल, तो ये जिंक और कॉपर को मिलाइए तो ब्रांज बनता है बच्चों। सॉलिड का लिक्विड में मतलब सॉलिड यहाँ पर क्या है बच्चों, सॉल्यूट, और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सॉलिड का लिक्विड में जैसे सुक्रोज सॉल्यूशन बच्चों, सुक्रोज सॉल्यूशन हो गया, चीनी का विलयन, नमक का विलयन। सॉलिड का गैस में बच्चों, मतलब गैस ज्यादा उसमें, जैसे धुआं है बच्चों, फ्यूम, फ्यूम है। मॉइस्चर है बच्चों, नमी, मॉइस्चर भी इसी के अंतर्गत आएगी। नमी जिसे कहते हैं बच्चों, वायु में नमी होती है, ठीक है, तो जल के कण जिसे कहते हैं बच्चों। और लिक्विड का सॉलिड, अब सोचो बच्चों, लिक्विड सॉलिड में हो, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट की तरह व्यवहार कर रहा है, और लिक्विड क्या है बच्चों, सॉल्यूट की तरह व्यवहार कर रहा है, तो सॉलिड है वो लिक्विड में है, लिक्विड का बच्चों सॉलिड में, जैसे आपका मरकरी है बच्चों, EHG, ठीक है, और इसमें आप कोई भी मेटल डाल दो तो इसे कहते हैं बच्चों अमलगम। क्या कहते हैं, अमलगम। अमलगम का मतलब है किसी भी मेटल का, किसी भी मेटल में पारे का जो है सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है।
लिक्विड में तो बच्चे लोग जान ही रहे हैं बच्चों, C2H5OH लिक्विड होता है इथेनॉल, और पानी में घोल दीजिए तो एल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन बच्चों। लिक्विड का गैस बच्चों, मतलब लिक्विड जो है वो गैस में हो बच्चों। यहाँ ध्यान है बच्चों, यहाँ लिक्विड का आपका सॉलिड में था, यहाँ पर आपका है बच्चों लिक्विड है गैस में। लिक्विड यहाँ सॉलिड का बच्चों, आप ध्यान रहे यहाँ मॉइस्चर नहीं होगा बच्चों, धुआं ही आप लिखिए, सॉलिड गैस में, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर आप मॉइस्चर लिखिए बच्चों, मॉइस्चर, ठीक है, जैसे नमी बच्चों। तो गैस में छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल होते हैं, गैस का सॉलिड में, अब सोचो जरा, गैस हो वो सॉलिड में हो बच्चों, तो जैसे प्लेटिनम होती है बच्चों और हाइड्रोजन गैस, ये प्लेटिनम क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को एड्सॉर्ब कर लेती है, तो ये एक प्रकार का सलूशन ही है बच्चों। अब गैस का लिक्विड में, मतलब लिक्विड बच्चों ज्यादा उसमें गैस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बच्चों, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड किसी लिक्विड में घुली होती है बच्चों, ठीक है। तो जब पेप्सी वगैरह पीते हो ना, पिया करो, ठीक है, हाँ, पेप्सी वगैरह सब पिया करो, ये सब सोल्यूशन को पिया करो, ठीक है, चाहे जो भी दिखाई दे। गैस का गैस बच्चों जैसे एयर है, वायु, तमाम तरह के यहाँ पर हैं गैसें आपस में मिली होती हैं बच्चों। तो आपने क्या देखा बच्चों कि फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितने तरह के हो जाते हैं बच्चों, 9 तरह के। सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, गैस का गैस बच्चों। और ये जितने भी हैं बच्चों, ये सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो पहला शब्द लिखा है बच्चों सॉल्यूट के लिए है, जो दूसरा शब्द इसमें आया हुआ है वो सॉल्वेंट के लिए है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इसको नोट कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो रहा 9 तरह के सॉल्यूशन बच्चों। अब मैं पढ़ने वाला हूं इस सॉल्यूशन के बच्चों कंसंट्रेशन पर, और फिर देखें कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं आगे आता हूं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता हिंदी में बच्चों। अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन, जिसको शॉर्ट में हर समय बच्चों मैं ऐसे लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चों। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, सांद्रता, ठीक है। आखिर सांद्रता का मतलब क्या है बच्चों। अब आप किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट जब घोलते हैं तो कितनी मात्रा का सॉल्यूट, कितनी मात्रा के सॉल्वेंट में आप घोल रहे हैं। तो हर समय बच्चों मैं एक लेता हूं सॉल्यूशन, ध्यान देखना बच्चों, यहां पर मैं लेता हूं एक सॉल्यूशन जो कि पहले से ही बना है बच्चों। ये आपका है बच्चों सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट को घोला है बच्चों। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होते हैं बच्चों, इसकी कितनी अमाउंट है, ठीक है। सॉल्यूशन के अमाउंट को हम फिक्स करेंगे बच्चों, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेंगे, एक निश्चित मात्रा बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट में। अब वो क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट में बच्चों, इसको मैं केजी में भी ले सकता हूं बच्चों, ग्राम में भी ले सकते हैं, या हम इसको वॉल्यूम में भी, आयतन में भी ले सकते हैं, मतलब लीटर में भी ले सकते हैं बच्चों, एमएल में भी ले सकते हैं। तो लेकिन एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है। अब इसकी जो अमाउंट होगी ग्राम में भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है, मोल में भी ले सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट में भी ले सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट के रूप में भी ले सकते हैं, तो किसी भी मात्रा में हम ले सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, तो एक निश्चित मात्रा के सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है,
जैसे 1 लीटर लेते बच्चों, उसमें 10 ग्राम चीनी घुली है तो हम कहेंगे 10 ग्राम पर लीटर। हमने इस सॉल्यूशन को 1 लीटर ले लिया बच्चों। लेकिन जो कंसंट्रेशन का जो आपको डिफिनीशन दी जाती है बच्चों, वो 100 ग्राम ले लो या 100 मिलीलीटर ले लो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में होना है, और या तो आप 1 लीटर ले लीजिए। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी बच्चों? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक निश्चित मात्रा के विलयन में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है बच्चों, वही कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। तो एक निश्चित मात्रा के सॉल्यूशन में, क्या बोला है, मैं हर समय सॉल्यूशन लूंगा बच्चों, तो सॉल्यूशन मैंने लिया है एक निश्चित मात्रा में, सॉल्यूट इसकी कितनी मात्रा इसमें घुली है, चाहे किसी में भी, ग्राम में, मोल में, किसी में भी घुली हो, तो वही क्या कहलाती है बच्चों? सांद्रता या कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को हम देखते हैं बच्चों, तो कंसंट्रेशन के टर्म को पहले मैं पढ़ूंगा, ये कंसंट्रेशन क्या है। अब इसके कंसंट्रेशन के यूनिट को पढ़ेंगे बच्चों, आखिर इसको किस 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 यूनिट में हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसकी 2 यूनिटें खास हैं बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसका कंसंट्रेशन का क्या मतलब निकला बच्चों? एक निश्चित मात्रा के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, दैट इज कंसंट्रेशन, वही सांद्रता है बच्चों। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान से देखना बच्चों, सांद्रता का मात्रक। ध्यान दें बच्चों, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन को अगर मैं देखूं तो इसके 2 पार्ट डिवाइड हैं बच्चों। एक मात्रक ऐसा होता है कंसंट्रेशन का जो टेम्परेचर चेंज करने पर बच्चों चेंज हो जाता है। मतलब जैसे नॉर्मलिटी है, थोड़े से टेम्परेचर को लेकर कुछ और आएगा, टेम्परेचर बढ़ा दे कुछ और आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पर निर्भर मात्रक हो गए, जिसे टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट कहें बच्चों। दूसरा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाए घटाए उसके मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो उसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहेंगे। अब कैसे पहचाने? क्वेश्चन आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा ताप पर निर्भर करने वाला मात्रक है। ठीक है, तो बहुत आसान है उसको निकालना बच्चों। तो इसके 2 आपके होंगे बच्चों। पहला होगा ताप पर निर्भर मात्रक, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट बच्चों, ताप पर निर्भर मात्रक। और दूसरा होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ताप पर जो निर्भर नहीं करता, मतलब ताप कुछ भी करिए उसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बच्चों। तो ताप पर निर्भर मात्रक और ताप पर निर्भर मात्रक जो नहीं है बच्चों। तो इसमें जो जो आपको पढ़ना है बच्चों, पहला है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, जिसके विलयन की शक्ति कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं बच्चों ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इसे विलयन की शक्ति या ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है बच्चों। तो पहला है। दूसरा है बच्चों इसका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और चौथा होता है बच्चों तीसरा आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन बच्चों। पांचवा होता है पीपीएम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन बच्चों, और या आपका पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन बच्चों। छठा होता है बच्चों, ये चौथा है, 4 है, 5 है बच्चों। हम पढ़ेंगे बच्चों नॉर्मलिटी, जिसे एन से लिखा जाता है बच्चों। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मोलरिटी, जिसे कैपिटल एम से लिखेंगे। छठवां एक और है बच्चों, सातवां, जिसे हम नया टर्म है, इसे कहते हैं बच्चों फॉर्मेलिटी,
जिसे हम एफ से लिखेंगे। तो आपके स्ट्रेंथ या शक्ति पढ़ेंगे बच्चों, प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम, प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पीपीएम, इसको आप अलग से पढ़ें बच्चों, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट को कैसे आप जानेंगे बच्चों, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ध्यान दें बच्चों, सभी में इसमें वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम प्रेजेंट, आयतन जिसमें हो बच्चों वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाली है। क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि जब भी टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया जाता है बच्चों, तो उसमें प्रसार होता है, एक्सपेंशन, तो प्रसार कारण उसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा। अगर ऐसा मात्रक बच्चों जिसमें वॉल्यूम है, मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से उसके वॉल्यूम में कमी या बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये है बच्चों, इसमें वॉल्यूम होना चाहिए। और ये इसमें केवल वॉल्यूम नहीं होता बच्चों, ये मास पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, मास पर। जैसे आपका परसेंटेज वेट बाई वेट कंसंट्रेशन हो जाएगा बच्चों, और इसके बाद आपका आएगा बच्चों पीपीएम, पीपीएम वेट बाई वेट कंसंट्रेशन हो जाएगा बच्चों, और तीसरा हो जाएगा इसका मोललिटी बच्चों, मोललता, जिसे आप एम से लिखते हैं, और चौथा हो जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन, जिसे आप मोल प्रभाज्य या मोल अंश के नाम से जानते हैं बच्चों, इसे एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, ये ऐसी राशियां हैं जो टेम्परेचर बदलने पर बदलती नहीं है, ये टेम्परेचर बदल देने में बदल जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर पर निर्भर मात्रक है, टेम्परेचर पर निर्भर मात्रक नहीं है। ध्यान है बच्चों, अगर आपको इसमें और इसमें इंटरचेंज करना होगा तो हमें वॉल्यूम और मास के रिलेशन वाला अर्थात डेंसिटी की हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो डेंसिटी के बगैर हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करते। अगर इनका इंटर कन्वर्जन होना है बच्चों, इसी को इसी में बदलना है, नॉर्मलिटी को मोलरिटी में बदलता है या फॉर्मेलिटी में बदलना है, ठीक है, तो उसमें डेंसिटी का कोई रूल नहीं होगा बच्चों। यहाँ पर इंटर कन्वर्जन करना है, मोलरिटी को मोल फ्रैक्शन बदलना है, ठीक है, तो कोई भी डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेंसिटी की जरूरत तब पड़ेगी बच्चों जब जिसमें एक टेम्परेचर डिपेंड को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में बदल रहे हैं, तब वहां पर डेंसिटी की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। तो बस बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हाँ अपने मित्रों में जरूर इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा बच्चों, वो आपका मिलेगा इनका यूनिट, और उस पर न्यूमेरिकल भी साथ चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी रहेंगे बच्चों, और कोई भी हम आपको देंगे, और उसका इसके बाद मैं होमवर्क भी दूंगा बच्चों, जो आप उसको करके निकालिएगा, नहीं उसका आंसर हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे सर एल्किल हैलाइड को डाल दीजिए, तो चलिए मैं एल्किल हैलाइड को भी शुरू करता हूं बच्चों, लेकिन कुछ यूनिट तो इसको खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद एल्किल हैलाइड को डोंट वरी, उसको भी हम पूरा कर देंगे बच्चों। आपका सिलेबस आप दोनों जगह से पूरा कर सकते हैं, चाहे जैसे पूरा करिए बच्चों, आपका पूरा एक नोट्स बन जाएगा, उससे आप अच्छे खासे नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेई का हो, चाहे किसी कोई कंपटीशन है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है बच्चों, तो आप उसको कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों में जरूर इसको शेयर करिएगा। तो आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक, जय हिंद, थैंक यू।